नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा आधुनिक इतिहास में सेशन चल रहा है और लगातार क्लासें हम इसमें अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमारी डेली क्लास जो होती है एक हम आधुनिक इतिहास की आपको उपलब्ध कराते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आप लोग आज तक जिस कंडीशन से आधुनिक इतिहास को पढ़ते हो, आपको थोड़ी सी अपनी कंडीशन जो है थोड़ी चेंज करनी होगी, क्योंकि हम आधुनिक इतिहास जो पढ़ते हैं उसका पर्पज़ हमारा पढ़ने का होता है कि हम वनडे एग्ज़ाम या जितने भी हमारे स्टेट PCS के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में हम अच्छे से क्वेश्चन बना सकें। अंततः होता क्या है, हम पूरी तैयारी करने के बावजूद भी, खूब मेहनत करने के बावजूद भी तैयारी कर नहीं पाते अच्छे से, और एग्ज़ाम टाइम पर जाकर हमें डाउट क्रिएट हो जाता है। ये डाउट क्रिएट क्यों होता है, इसके पीछे एक रीज़न है, थ्योरम है। एक रीज़न ये है कि हम कभी भी किसी भी घटनाक्रम को जब पढ़ते हैं तो उसमें ये नहीं पढ़ते कि ये घटना क्यों हुई। हम एक घटना पढ़ने के बाद दूसरी घटना को बिल्कुल नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें पता होना चाहिए कि इतिहास एक ऐसी घटना है जहाँ पर घटनाक्रम एक सीरियल से हम पढ़ सकते हैं। उसका रीज़न ये था कि अगर कोई भी घटना अगर घटी तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो रहा होगा। अंततः किसी भी घटना, किसी भी आंदोलन, किसी भी क्रांति से पहले कोई ऐसे कारण या कोई ऐसी परिस्थिति बनी होगी जिसमें उस घटना को होने के लिए और भी ज़्यादा उत्साहित किया, या ऐसा मान के चलिए कि ऐसी परिस्थितियां बन गई कि जिससे घटना जो बहुत पहले होनी थी, बहुत बाद में होनी थी, वो थोड़ा समय से पहले हो गई। और ये इतिहास, आधुनिक इतिहास को अब तक हम लगभग 25-26 क्लास हम आपको पढ़ा चुके हैं, और आपने इतना सीख लिया होगा कि हर घटना के पीछे कोई एक बड़ा रीज़न या कोई एक रीज़न नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। और इसका रीज़न ये था कि आज का सेशन जो है हमारा समझना है हमको कि साइमन कमीशन, कुछ बच्चों के दिमाग में यही बात रहती है हमेशा कि साइमन कमीशन क्या था और साइमन कमीशन क्यों आया भारत, और साइमन कमीशन के आने से भारत में क्या प्रभाव पड़े। तो हम किताबों से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, टेक्स्ट बुकों से अच्छे पढ़ लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी भी क्लास में पढ़कर आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन बना सकते हो। क्लास केवल एक माध्यम होता है, एक साधन होता है हमें किसी भी टॉपिक को आसानी से समझने के लिए। वरना तो अगर सारा क्लास से हो जाता तो सारी टेक्स्ट बुकें जितनी भी हैं वो सब पढ़ना बंद कर देते लोग। टेक्स्ट बुकों से हमें इतिहास पता चल जाता है पूरा, और मतलब हमारा जो माध्यम होता है क्लास से, वह माध्यम ये होता है कि आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो जाए और आप जिन बातों को सीख नहीं पाए उन बातों को थोड़ा और ढंग से, क्रम से सीख सको। तो साइमन कमीशन में हम जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो क्या था साइमन कमीशन, हम सीखने वाले हैं कि क्या था साइमन कमीशन। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे कि भारत में क्यों आया। तीसरा हम देखेंगे कि भारत में इसका प्रभाव क्या पड़ा, तीसरा हम ये सीखेंगे। ठीक है, चौथा ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका है, इसकी। ठीक, फिर किन किन
संघर्षों को या संघर्षों से इसका आगमन हुआ। ठीक है, मतलब कोई भी टॉपिक अगर हमें पढ़ना है तो हमें थोड़ा ये देखना है कि वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे थे, ये भी देख सकते हैं विरोध का कारण क्या था। विरोध का कारण क्या था। अगर आपने इतने अच्छे से साइमन कमीशन को समझ लिया कि क्यों आया, क्या प्रभाव था, इसके जाने के बाद देश में क्या प्रभाव पड़ा, राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, ठीक है, तो आप पीटी के साथ साथ मेंस में भी इसको आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, मेंस में जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनमें भी इसकी भूमिका अच्छे तरीके से दिखा सकते हो, उसे दर्शा सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। आप भी कॉपी पेन लेकर बैठ ही गए होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है जब भी हमारी क्लास होती है तो हम कहानी थोड़ा ज़्यादा बताते हैं और पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखने होते हैं। हम भी बोर्ड पर जो है पॉइंट टू पॉइंट का काम करते हैं। चलिए तो अब जो हम शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन क्या था, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, साइमन कमीशन। ये इसके बारे में हमको पढ़ना है, साइमन कमीशन। अब देखिए क्या था, साइमन कमीशन क्यों भारत आया। सबसे पहली बात ये, मैं थोड़ी सी इसमें एक पीछे बैकग्राउंड बताऊं। साइमन कमीशन क्या था, ये ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। और वो कितने ब्रिटिश सांसद थे, 7, यानी कि ब्रिटेन के 7 सांसदों का एक समूह था। ठीक है, ब्रिटिश एक सांसदों का एक समूह था। ठीक है, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे। कौन थे, ब्रिटिश थे। ठीक है, एक ही बात इसकी। दूसरी बात ये हमें पता चल गया कि क्या था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ये था कि साइमन कमीशन ब्रिटेन के 7 सांसद जो थे, ब्रिटेन में जो सरकार थी उसके 7 सांसदों का एक समूह था जिसका एक गठन किया गया और उसकी अध्यक्षता, अगर हम उसकी अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता जो बनाई गई वो सर जॉन साइमन कौन बने, अध्यक्ष बने। ठीक है भाई, क्या बने, अध्यक्ष। अब हुआ क्या कि जब इन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो इन्हीं के नाम से जो है इस समूह का नाम जो पड़ा वो साइमन कमीशन पड़ा, यानी किसका, साइमन का कमीशन। तो हमने इतनी जानकारी इकट्ठी कर ली है कि साइमन कमीशन क्या था। 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था और सभी सांसद ब्रिटिश थे और सर जॉन साइमन उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इतनी बात आपको थोड़ा याद रखनी है। फिर ये कि भारत में क्यों आया, सबसे पहली बात ये कि भारत में क्यों आया। तो देखिए, भारत में जो इसके बीज बोए गए वो बोए गए कि जब चैम्सफोर्ड सुधार यानी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 जब भारत में आया तो उसने क्या कहा, 1909 के सुधार में हर 10 साल बाद एक संवैधानिक सुधार आयोग भारत में आता था। और उसी के घटनाक्रम को चलते हुए एक 1919 में चैम्सफोर्ड सुधार भारत में आया जिसने 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार की जांच की और उसमें जो कमियां थी उनको सुधारने की कोशिश की। तो अंततः जब 1919 में सुधार हो गया तो भारत में संवैधानिक सुधार के लिए साइमन कमीशन आयोग को आना था। ठीक है, यानी एक आयोग आना था, साइमन कमीशन नहीं आना था, एक आयोग आना था। कब आना था, 1929 में। अंततः हुआ क्या कि 1920 में चैम्सफोर्ड सुधार से ब्रिटिश जो शासन प्रणाली थी उसने एक नया रूप ले लिया और गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि अगर 1919 का चैम्सफोर्ड सुधार अगर सही होता तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन जन्म ही नहीं लेता। अंततः फिर क्या हुआ, 1922 में एक चोरी चोरा घटना की गई
जिसमें एक थाने में आग लगा दी गई, वहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी को जलाकर मार दिया गया। तो एक हिंसक घटना वहाँ पर देखी गई। अंत 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 1924 में HRA की स्थापना की गई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, सचिंद्र सन्याल के द्वारा। और वो एक युवा टीम थी, एक हिंसक टीम बनाई गई थी जो अंग्रेज़ों को हिंसा के माध्यम से प्रताड़ित कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ गांधी जी अहिंसा की तरफ से अंग्रेज़ों को अंदर से तोड़ना चाह रहे थे, ब्रिटिश सरकार को अंदर से तोड़ना चाह रहे थे। रीज़न ये कि असहयोग आंदोलन मतलब ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना करना, विदेशी कपड़ों को नहीं पहनना, विदेश सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाना, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करना था। ब्रिटिश सरकार को अंदर से खोखला करने की एक प्लानिंग चल रही थी। अंततः 1925 में काकोरी घटना यानी कि ट्रेन डकैती, ये सारी गतिविधियाँ देखते हुए इतनी सारी गतिविधियाँ देखी और देखते हुए जो आयोग, संवैधानिक सुधार आयोग 1929 में भारत में आना था, तो देश में बढ़ते भारतीय उत्तरदायित्व को देखते हुए, यानी भारत में बढ़ते हिंसक विद्रोह को देखते हुए ब्रिटिश सरकार, कंजर्वेटिव सरकार यानी कि लेबर पार्टी नहीं, कंजर्वेटिव सरकार, दो सरकार पार्टी हैं ब्रिटेन में थी, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी थी और एक लेबर पार्टी। तब कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने एक निर्णय लिया कि एक आयोग जाएगा, संवैधानिक आयोग, और वह आयोग जो है भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए जाएगा। उस रूप में ये जो इस आयोग की नियुक्ति की गई, कमीशन की जो नियुक्ति की गई या गठन किया गया, वो कब किया गया? अगर हम बात करें गठन की, तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन कहाँ पर किया गया? इंग्लैंड में किया गया। इंग्लैंड में किया गया, इंग्लैंड में इसका गठन किया गया। कब? 8 नवंबर 1927, ठीक है। और भारत में एक संवैधानिक सुधारों के लिए आया था। ये क्या था? ये भारत में संवैधानिक सुधार, ठीक है भाई, भारत में संवैधानिक सुधार के लिए आया था। इसका मुख्य कार्य जो था वो क्या था? अगर हम यहाँ से देखें मुख्य कार्य, अगर हम बात देखें साइमन कमीशन का मुख्य कार्य वो क्या था, तो वो ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच करना था। 1919 की जांच करना था। तो पहला आप ये समझिए कि साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन एक ब्रिटिश 7 सांसदों का एक समूह था जो भारत में एक संवैधानिक सुधार के रूप में आया था, ठीक है। आर्यवाद संघ में इसके सभी सदस्य जो थे ब्रिटेन थे, जिसकी अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? जॉन सरमन ने की थी। इसका गठन जो किया गया वो 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड में किया गया और भारत में संवैधानिक सुधार के लिए आया था। और मुख्य कार्य क्या था इसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार का मुख्य कार्य था 1919 की जांच, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। अंत हुआ क्या? इधर देख लीजिए थोड़ा सा। अंत हुआ क्या कि 3 फरवरी 1928 को ये भारत कहाँ पर? बम्बई में इसका आगमन हुआ। 3 फरवरी 1928 को बम्बई में इसका आगमन हुआ। और जैसे जैसा आगमन के दौरान बम्बई में जैसे आगमन के दौरान, यानी कि कहाँ कोलकाता, लाहौर, थोड़ा इधर एक साइड को लिख लेते हैं, कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा, पुणे, ठीक है। ये जगह जगह जहाँ पे भी पहुँचा साइमन कमीशन, लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने क्या किया? भारतीय क्रांतिकारियों ने क्या करा? इसका विरोध किया। अब विरोध का कारण क्या था? इस विरोध का कारण, अब सबसे पहले बात यह है कि विरोध क्या किया गया। विरोध का कारण, सबसे पहली बात यह आती है कि बच्चों के दिमाग में विरोध का कारण क्या था। तो विरोध के कारण मैं थोड़ा आपको बता दूं। जब 1919 का जब चेम्सफोर्ड सुधार आया था तो उसमें कहा गया था कि भारत के व्यक्तियों को भी ब्रिटिश शासन में
शामिल किया जाएगा। भारत में कोई भी संवैधानिक अगर सुधार होगा तो उसके लिए भारतीय दल के व्यक्तियों को भी अपने आयोग में शामिल किया जाएगा। अंततः हुआ क्या, कंजर्वेटिव सरकार ने ऐसा किया नहीं और 7 के 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। और 7 के 7 सदस्य अंग्रेज होने के बावजूद 7 के 7 सदस्य अंग्रेज होने के बावजूद हुआ क्या कि भारत के प्रत्येक जगह पर, भारत के प्रत्येक स्थान पर जहाँ जहाँ पहुँचा, इसका बहुत भारी संख्या में जो है विरोध हुआ। भारत में भारी संख्या में इसका जो हुआ विरोध हुआ। ठीक है जी। अगर अब हम यहाँ थोड़ी बात करते हैं कि पहला पॉइंट निकाल लेते हैं कि कब गठन किया गया, तो आप कहोगे कि सर 8 नवंबर को गठन किया गया। फिर कहेंगे भारत कब पहुँचा, 3 फरवरी को पहुँचा। भारत में कब पहुँचा, 3 फरवरी को ये पहुँचा। ठीक है, इतनी बात आपको आ चुकी है समझ में। इसके बाद हम बताते हैं कि ब्रिटिश मैंने इसका कारण क्या था, विरोध का कारण, विरोध का कारण क्या था। ठीक है भाई, तो विरोध का कारण ये था कि कमीशन के सभी सदस्यों का ब्रिटिश होना और इसी वजह से इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। इसे क्या कहा गया, श्वेत कमीशन भी कहा गया। यानी कि विरोध का कारण ये था कि कमीशन के सभी सदस्य जो थे ब्रिटिश थे और इसी वजह से इसे क्या कहा गया था, श्वेत कमीशन कहा गया था। अगर हम बात करें कि इनमें से 7 सदस्यों में कौन कौन सदस्य थे, तो अगर पहले की बात करें तो सर जॉन साइमन कमीशन ये थे, सर जॉन साइमन। दूसरे की अगर हम बात करें तो लेबर पार्टी के सदस्य थे जिनकी हम बात करें एकदम प्रभावी नेता क्लेमेंट एटली। अगर हम तीसरे व्यक्ति की यहाँ से बात करें, तीसरे व्यक्ति की, तो कौन थे, तीसरे थे हैरी लेवी। तीसरे व्यक्ति कौन थे, हैरी लेवी। चौथे इनको याद करो, सर जॉन साइमन थे, क्लेमेंट एटली थे, सर हैरी लेवी थे। फिर एडवर्ड कैडोगन थे। ठीक है। पांचवें की अगर बात देखें, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्नोल। कौन थे, बर्नोल। ठीक। छठे की अगर हम बात करें, छठे की, तो जॉन लैन। और सातवें की अगर हम यहाँ से बात करें तो कौन थे, तो सातवें जो थे वो थे डोनाल्ड। सातवें कौन थे, डोनाल्ड। तो ये थोड़े से छोटे छोटे नाम याद रख लेना, छोटे नाम याद रखना, इससे आपको मिल जाएगा। तो देखिए, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था इसलिए क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे और इसे श्वेत कमीशन के नाम से जाना लगा इसी वजह से। और 7 सदस्य कौन थे, सर जॉन साइमन थे, क्लेमेंट एटली थे, हैरी लेवी थे, एडवर्ड कैडोगन थे, बर्नोड थे, जॉन लैन थे और डोनाल्ड थे। ये 7 व्यक्ति थे। इनमें जो है ना आपका क्लेमेंट एटली बाद में प्रधानमंत्री बनते और ये भारत में जो स्वतंत्रता मिलने का, भारत में संविधान में सुधार होने का, भारत में ऐसा मान के लिए संविधान बनना, इनमें बहुत भूमिका जो है वो क्लेमेंट एटली की रही। क्योंकि बाद में जो है, जब साइमन कमीशन के बाद में जब इनकी साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है, वो बात की बात ही बताएंगे, तो उसमें जो है बाद में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार जो है वो चुनाव हार जाती है। पार्टी जो बनती है वो लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है ब्रिटेन में। ठीक है। लेबर पार्टी जो थी हमेशा ही भारतीय वालों के सपोर्ट में हुआ करती थी। ठीक है। तो ये सदस्य थे 7, परंतु इन 7 के 7 सदस्यों के श्वेत होने के कारण, 7 के 7 सदस्यों के श्वेत होने के कारण, 7 सदस्यों को श्वेत होने के कारण जो है यहाँ पर क्या किया गया, अध्यक्ष तो बनाई गई इसको, परंतु यहाँ पर सचिव बनाया गया। यहाँ पर जो सचिव बनाया गया, राज्य सचिव भारत में, यानी कि भारत में जो राज्य सचिव बनाया गया, राज्य सचिव जो बनाया गया वो किसे बनाया गया, वो बनाया गया राज्य सचिव बीरकेन हेड को। किसे बनाया गया राज्य सचिव, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, किसे, बरकेन हेड को जो है इसका क्या बनाया गया, सचिव बनाया गया। तो ये बात आ गई आपकी यहाँ से। सचिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अध्यक्ष क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए हुआ क्या कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि लोग जब इसका विरोध कर रहे थे, तो विरोध में अगर हम बात करें तो एक स्थान था आपका एक स्थान था लखनऊ में जो विरोध किया वो किसने किया, नेहरू जी ने कहा।
किया मोतीलाल नेहरू जिन्हें कह सकते हैं, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये घायल हो गए, ये क्या हो गए, घायल हो गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत यहाँ अपंग हो गए, अपंग हो गए। ठीक है, यानी कि लखनऊ में जो विरोध किया वो किसने किया, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो विरोध किया वो किसने किया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गोविंद वल्लभ पंत ने किया, और ये घायल हो गए बहुत बुरी तरीके से, ये अपंग हो गए। इसी तरीके से जो है, इसी तरीके से अब घटना जो आती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाहौर की, जब लाहौर साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा, और सब साइमन कमीशन लाहौर कब पहुंचा, वो पहुंचा 30 अक्टूबर 1928 को। ठीक है, तो यहाँ पर जो विरोध किया वो किसने किया, लाला लाजपत राय ने। ठीक है जी, यानी कि लखनऊ में जो इसका विरोध हुआ तो वो विरोध किसने किया लखनऊ में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो वहाँ पर घायल हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। गोविंद वल्लभ पंत जो थे यहाँ पर क्या हो गए, अपंग हो गए। परंतु लाहौर की ये घटना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में याद रखनी होती है। 30 अक्टूबर 1928 को, 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने जो है लाहौर में इसका विरोध किया, और विरोध करने का कारण ये था कि यहाँ पर जो था स्टेशन पर जैसे ही साइमन कमीशन पहुँचा, यानी कि ये साइमन कमीशन समूह जब पहुँचा कहाँ पर, स्टेशन पर, तो वहाँ के लोगों ने जो है स्टेशन छोड़ने पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहाँ पर जन विद्रोह शुरू कर दिया, एक तरीके से लोग जमा हो गए, और लोग जमा होने के बावजूद वहाँ पर क्या था कि हंगामा काटने लगे, उसका विरोध करने लगे और नारा देने लगे कि गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, इस तरीके से साइमन कमीशन भारत छोड़ो, साइमन कमीशन भारत छोड़ो। ठीक है, इस तरीके से ये नारा देने लगे। ठीक है, और नारे में जब नारे दिए कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, इस तरह के नारा दिए, तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर जो था कि जहाँ सैंडर्स एक व्यक्ति होते हैं, सैंडर्स किसके एक व्यक्ति होते हैं वहाँ पर सैंडर्स, यानी कि स्थान एएसपी होते हैं, जो एसपी होते हैं वहाँ पर सैंडर्स होते हैं। तो सैंडर्स जो है पुलिस से लाठीचार्ज करने का, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने का प्रदर्शनकारियों पर एक ऑर्डर जारी कर देता है। जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज करने का एक ऑर्डर जारी कर देता है सैंडर्स। कौन कर देता है, सैंडर्स। ठीक है, सैंडर्स से भी जुड़ी कहानी आ जाएगी। तो वो क्या कर देता है, लाठीचार्ज करने का जो है एकदम ऑर्डर दे देता है। उस लाठीचार्ज में जो है लाला लाजपत राय जो है बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। लाला लाजपत राय जो है बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अंततः कंडीशन ये हुई कि लाला लाजपत राय जब घायल हो जाते हैं तो लाला लाजपत राय एक वचन कहते हैं कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट, आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट, अंग्रेजों के ताबूत की एक कील का हिसाब लेगी। यानी क्या होगी, एक कील। समझ गए नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि ये वाला कथन किसने कहा, कि मतलब लाला लाजपत राय पर जब समझिए इस बात को, तथ्य कथन आ जाता है, कथन में आ जाएगा कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत समझते हो जी, ताबूत की कील बनेगी। ये वाली बात उन्होंने कही। जब इनके ऊपर लाठी चार्ज हुई तो इन्होंने, लाला लाजपत ने कही कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट जो है अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी। ठीक है, ताबूत जिसमें कि डेड बॉडी को लेके जाते हैं, उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो लाला लाजपत ने कहा, परंतु अंततः हुआ क्या कि 17 नवंबर कब, 17 नवंबर, कौन सी डेट याद रखेंगे, 17 नवंबर 1928 को, 17 नवंबर 1928 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, इसी बीच जब मृत्यु हो जाती है तो सर बर्केनहेड जो थे, सर बर्केनहेड भारत में जो है संविधान मसौदा, कैसा संविधान मसौदा तैयार करने की चुनौती देते हैं। क्या करते हैं, संविधान मसौदा तैयार करने की चुनौती देते हैं।
तो ये क्या था कि एक तरीके का दबाव था, भारतीय लोगों को कंट्रोल करना था, भारतीय लोगों को करना था, कंट्रोल करना था कि आप लोग ये देखेंगे कि हमारा मतलब इतनी बड़ी घटना होगी, चलिए अगर आप हमारी गतिविधियों से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसा करिए कि आप अपना एक संविधान तैयार कर लीजिए, एक मसौदा तैयार कर लीजिए कि आपको क्या क्या सुधार चाहिए। हम अपील करेंगे ब्रिटिश सरकार से कि आपको उन सुधारों का, उन चीज़ों की सुविधाएँ दी जाए। और इसकी जो जिम्मेदारी दी गई, अब मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी देखा कि उस समय पर कौन करे, तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, उस समय पर मोतीलाल नेहरू ने जो है ये वाला काम किया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू को जब संविधान बनाने का मसौदा तैयार करने के लिए चुना भारत के लोगों ने, तो इसका एक पीछे एक रीज़न ये था कि मोतीलाल नेहरू जो थे उस समय पर भी एक वकील थे और उस समय पर हज़ारों रुपए की फीस लेते थे केस लड़ने। यानी कि इस तरीके मान के चलिए कि उस समय के सबसे बढ़िया ज्ञानविद यानी कि न्यायविद, या ऐसा मान चलिए कि कानून की नॉलेज रखने वाले जो थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। लोगों ने सोचा कि मोतीलाल नेहरू की जिम्मेदारी दी जाए, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कौन है, मोतीलाल नेहरू, तो क्यों ना हम इनको जिम्मेदारी देते। अंततः हुआ कि मोतीलाल नेहरू ने जब अपना मसौदा तैयार किया संविधान का, तो जब उसको पढ़ा गया, तो आप इसे जो पढ़ते हैं ना, उस मसौदा को, संविधान का जो मसौदा था उसे जो पढ़ते हैं उसे हम पढ़ते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा जी की बात कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी के जब संविधान को पढ़ा गया तो उसमें लिखा हुआ था कि डोमिनियन स्टेट, यानी कि भारत को उन्होंने एक संज्ञा दे दी गई थी डोमिनियन स्टेट की। इसी डोमिनियन स्टेट को दिमाग में रखते हुए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही खुद अपने पापा की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हमारा जो समय है वो पूर्ण स्वतंत्रता का है, ना कि गणराज्य का। ठीक है, अंततः अगर बात देखी जाए कि साइमन कमीशन ने देखा कि इनकी रिपोर्ट ये प्रस्तुत होगी, साइमन कमीशन ने जो है 2 बार भारत में यात्रा की। अंततः यात्रा करने के बावजूद मई 2030 में, कब, मई 1930 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है, चलिए ये तो बात यही। परंतु अब इसके बाद साइमन कमीशन के बाद, अब ये देखिए साइमन कमीशन के चलने के बाद में ऐसा कौन सा विद्रोह हुआ जो कि भारतीय इतिहास पर और भी ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है, तो अब हम देखते हैं क्या। यहाँ पर एक जॉन सैंडर्स थे, क्या थे, जॉन सैंडर्स ने जब लाहौर में प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज जो लाठीचार्ज कराई, तो उससे खुश होकर वायसराय ने अपनी बेटी की सगाई जो है किससे, सैंडर्स से की। ठीक है, सैंडर्स से की। अब वायसराय ने जो खुश होकर अपनी बेटी की सगाई किससे, सैंडर्स से करा रहे थे, जॉन सैंडर्स से करा रहे थे। इस बीच में ही कहीं ना कहीं क्रांतिकारी लोग यानी कि HRA के जो लोग थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो लोग थे, उस समय पर ही जो चोरी चोरा काकोरी घटना की गई थी, उसके बाद में जो लोग बच गए थे, इसी बीच इधर जो चल रहा था वो साइमन कमीशन चल रहा था, तो दूसरी तरफ क्या चल रहा था हमारा कि HSRA, क्या चल रहा था, HSRA ये चल रहा था, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये चल रहा था। अब ये क्या था, अब इसकी बात कर लेते हैं क्या था, समझिए, इससे भी क्या देखना है क्या होने वाला है। ठीक है, ये क्या था कि जो लोग HRA यानी कि जो लोग HRA से बच गए थे, यानी कि जो काकोरी कांड में जिन लोगों को फांसी हुई थी उनमें से जो बच गए थे, तो उनमें एक थे चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। बहुत सारे नेता, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी स्थापना 1928 में, जिस समय पर साइमन कमीशन की बात चल रही थी, उस समय पर दूसरी तरफ जो उग्रवादी युवा दल जो था, जो हिंसा के रूप से अंग्रेजों को तोड़ रहा था, उस तरफ जो काम चल रहा था वो चल रहा था। 1928 में फिरोज शाह कोटला, कहाँ पर, फिरोज शाह कोटला यानी कि दिल्ली में इसकी स्थापना कर दी, अब इसमें क्या था कि इसमें जो प्रमुख नेता थे, अगर हम बात करें प्रमुख नेता की, तो कौन थे, विजय कुमार सिन्हा,
विजय कुमार सिन्हा थे, ठीक है, भगत सिंह थे, भगत सिंह, सुखदेव थे, सुखदेव, ठीक है, कौन थे, शिव शर्मा थे, शिव शर्मा थे, भगवती चरण बोरा थे, कौन थे, भगवती चरण बोरा, ये लोग थे। समझ गए नहीं। अब क्या हुआ, अब होता है क्या, समझिए, जब इन्होंने इसकी स्थापना कर दी, जब इन्होंने HSRA की स्थापना कर दी, यानी कि क्या था, HRA की जगह क्या स्थापना की, HRA की स्थापना किसने करी, 1924 में, याद रखना, HRA की स्थापना कब हुई, 1924 में, और किसने की थी, सचिन सन्याल ने की थी, ठीक है। उसमें पुराने नेता और नए नेता, नए नेताओं में यही थे, ठीक है। परंतु वहाँ पर जो था, काकोरी घटना के चलते जब लोगों पर मतलब कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को सजा, लंबी सजा दे दी गई, और जो भाग निकले उनमें से कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। 1928 में उन्होंने फिरोज शाह कोटला में एक स्थापना की, HSRA की स्थापना की, जिसके प्रमुख नेता कौन थे, विजय कुमार सिन्हा थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, शिव शर्मा थे, और भगवती चरण बोरा थे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इनके दिमाग में चल रहा था कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना है, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना है। अब वो बदला कब लिया जाना है, जब पूरी जनता जो थी इंतजार कर रही थी सैंडर्स का, जॉन सैंडर्स का इंतजार कर रही थी कि वायसराय ने अपनी बेटी की सगाई जो करी है वो किससे की है, जॉन सैंडर्स से। अब लाला लाजपत की जो मृत्यु हुई थी, हत्या जो हुई थी, वो कब हुई थी, 17 नवंबर को, 17 नवंबर 1928 को। तो उसके एक माह बाद, यानी कि 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। किसने करी, भगत सिंह और राजगुरु ने गोली मारकर जो है इनकी हत्या कर दी। अब कई बार पिस्टल पूछा जाता है, तो वो था ऑटोमिक पिस्टल कोल्ड, ये पिस्टल का नाम था, ऑटोमिक पिस्टल कोल्ड, ठीक है। यानी कि सैंडर्स की मृत्यु कब हुई, किसने की, HSRA के सदस्य कौन थे, भगत सिंह और राजगुरु ने की। कब की, जब सैंडर्स जो है अपनी सगाई में शामिल होने के लिए जा रहे थे वायसराय की बेटी के साथ, ठीक है, वायसराय की बेटी की सगाई के लिए शामिल हो रहे थे, तब उन्होंने जो है एक ऑटोमिक पिस्टल कोल्ड से गोली मार के इनकी कर दी हत्या। 32 mm का था, 32.32 mm का जो था वो आपका पिस्टल था। यहाँ तो वो भी क्वेश्चन तो नहीं पूछता, मगर 1969 में इस पिस्टल को जो है वो इंदौर के सेंट्रल कॉलेज में रखा गया। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कहाँ पर रखा गया है, इंदौर के सेंट्रल कॉलेज में इसको रखा गया है, ठीक है। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो आग बबूला हो गए, ब्रिटिश अधिकारी क्या हो गए, आग बबूला हो गए। और आग बबूला होने के बावजूद जो है वो मांग करने लगे कि नई गतिविधियों के। परंतु क्या हुआ, ये था कि HSRA का उद्देश्य क्या था, HSRA का उद्देश्य ये था कि समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना, समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इस तरीके से हमने साइमन कमीशन को पढ़ा कि साइमन कमीशन क्यों आया, साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, साइमन कमीशन से क्या प्रभाव पड़ा, साइमन कमीशन से जुड़ी कोई घटना, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों केवल इतना ही। नए सेशन में जो है आप पढ़ेंगे कि क्या असेंबली बम धमाका था, क्या लाहौर षड्यंत्र था, ठीक है, क्या चटगांव वाली घटना थी, और क्या नेहरू रिपोर्ट थी, ठीक है। आगे जो पढ़ना है, हमको ये चीज़ पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने परिवार को बड़ा करिए। लगभग हमने 26-27 वीडियो क्लासें ले ली हैं, यानी कि हमने पूरे आधुनिक इतिहास को बिल्कुल समाप्ति को लेकर जा रहे हैं। लगभग समझ लीजिए 4 से 5 क्लासों में हमारा जो आधुनिक इतिहास और कंप्लीट हो जाएगा, यानी 10 क्लास भी मान के चलिए, 10 क्लास भी लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अगर सारा इतिहास बिल्कुल चुटकी में समझना है, आधुनिक इतिहास बिल्कुल चुटकी में समझना है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, बिल्कुल 1 नंबर से वीडियो डाल करके देखकर सारी सीरियल से देखिए, और पूरी कहानी आपको जब वहाँ से समझ में आ जाएगी, और फिर ज़िंदगी में भी कभी आपको आधुनिक इतिहास दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमारा बार बार भूल जाते हैं बच्चे। जीएस भूलते क्यों हैं, उसका रीज़न ये है भूलने का कि वो सीरियल से नहीं पढ़ते किस घटना के बाद कौन सी घटना घटी, ऐसा क्या हुआ देश में ये, ठीक है। तो अगर जब तक आप घटनाक्रम को सही से नहीं पढ़ोगे तो जब तक आपको कोई भी बात समझ में आने वाली नहीं है। चलिए तो मिलते हैं नए सेशन के साथ कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।